शुभ संध्या। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के 549वें दिन में आप सबों का स्वागत है। आइए हम लोग मीटिंग शुरू करने के पहले 1 मिनट का प्रार्थना करते हैं, मौन प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद आप सभी रेगुलर दर्शकों को जो इस मीटिंग में भाग ले रहे हैं और कुछ नए दर्शक भी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। साथियों, आज नवरात्रि का सबसे बड़ा रूप है। दुर्गा माता का आज पूजा किया जा रहा है सभी जगह पर। हमें अपेक्षा है कि सभी को इनका बराबर आशीर्वाद मिलता रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जहाँ की हम लोग नियमित रूप से ये प्रोग्राम ऑनलाइन वेब पे है और इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों के बीच में पढ़ने और पढ़ाने की जागरूकता उत्पन्न करना। और जैसा आप सबको को मालूम होगा, पिछले 1500 दिनों से अंग्रेजी में ये मीटिंग चल रहा था और अब लगातार बिना किसी ब्रेक के और 549 दिन वहाँ दिन है हम लोगों का हिंदी सेशन का, जो कि पिछले साल शुरू हुआ था। इस मीटिंग में हम लोग अलग अलग तरह के स्पीकर्स को बुलाते हैं, जिससे कि होम्योपैथी का सभी फैकल्टी, सभी क्षेत्र और होम्योपैथी और स्वास्थ्य के सभी क्षेत्र इसमें शामिल हो जाए। और इसी क्रम में हम लोग निरंतर एक नए स्पीकर्स को इनवाइट करते हैं और पुराने स्पीकर्स को भी रिपीट करते हैं। तो आइए, आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर फरीदी अमीन। फरीदी अमीन हमारे बीच में कई एक बार आ चुके हैं और इनका जो विशेषज्ञ है, इनकी जो विशेषता है वह आपको विशेषता ये सॉरी इनकी विशेषता ये रिपोर्टरी में इन्होंने एमडी किया है और रिपोर्टरी में इन्होंने एमडी किया है और ये कटिहार कॉलेज से इन्होंने बीएचएमएस किया और जीडी मेमोरियल से इन्होंने एमडी प्राप्त किया है और इसके पश्चात ये अभी हाल में ही पीएचडी भी इन्होंने अपना पूरा कर लिया है तातिया यूनिवर्सिटी से। इनके जो पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, और ये मगध होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में कुछ दिन तक प्रोफेसर थे और अभी वर्तमान में जीडी मेमोरियल कॉलेज में एक्टिव प्रोफेसर हैं। इन्होंने हमारे साथ में कई एक बार लेक्चर्स दिया है और इनका अध्ययन और पढ़ने की रुचि बेमिसाल है। मैं आज के इस मीटिंग में डॉक्टर फरीदी अमीन का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग फरीदी अमीन जी को सुनते हैं। फरीदी अमीन जी अभी तैयारी कर रहे हैं इनके पीपीटी के लिए, हम लोग कुछ देर इंतजार करेंगे। सर थोड़ा सा हम थोड़ा सा कनेक्शन में सर थोड़ा देर हो रही है। हम कनेक्ट हो रहे थे तो इसी बीच थोड़ा हैंग कर गया। हम रिस्टार्ट करके सर हम कनेक्ट हो रहे हैं। आप कीजिए जी सर, बस और 3 से 4 मिनट में सर हो जाएगा सब कनेक्ट। हाँ, जब तक फरीदी अमीन जी तैयार हो रहे हैं, आज तो हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते रहे। जैसा कि आप जानते हैं, फरीदी अमीन जी आज वोगर बॉर्निगेशन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स के फीवर चैप्टर का जिक्र करने जा रहे हैं और उसके माध्यम से फीवर का चिकित्सा कैसे किया जाएगा, है ना। ये बहुत अच्छा विषय है। बुखार के विषय में हम लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं और आप सभी जानते हैं वोगर बॉर्निगेशन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स जो है VBCR जिसको हम लोग कहते हैं, सॉरी वोगर बॉर्निगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स रिपोर्ट की बात चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ये एक बॉर्निगेशन के विचारधारा पर स्थापित रिपोर्टरी है, जो जिन्होंने एक ग्रैंड जनरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को दिया था बॉर्निगेशन ने, उसके आधार पर और यहाँ पर रचना की गई है। इस
ग्रैंड जनरलाइजेशंस कहने का मतलब हम लोग सभी कोई समझते हैं। ग्रैंड, व्हाट इज ग्रैंड जनरलाइजेशन? ग्रैंड जनरलाइजेशन मतलब कि कहने से हम लोगों को ये बोध होता है, हमारे मन में ये बोध आता है, हम लोग सोचते हैं, समझ में आता है कि एक जो शरीर, जो किसी भी शरीर के अंदर में, हमारे जीवन के अंदर में जो भी चीज है वह कहीं एक जगह पर सीमित नहीं है, वह सभी जगह पर है। जैसे कि हम लोग कहते हैं वाइटल प्रिंसिपल, तो वाइटल प्रिंसिपल का कोई एक स्थान नहीं होता है। वाइटल प्रिंसिपल हमारे पूरे जीवन में फैला होता है, इसका विस्तार होता है। तो वाइटल प्रिंसिपल के जो भी लक्षण होंगे वह आपको वो जनरल सिम्टम्स के अंदर में आते हैं। और इसलिए कहते हैं कि अगर किसी एक पार्ट में अगर कोई बीमारी होता है, किसी अंग में एक बीमारी होता है, तो उसका जो है तो उसी का रूप वह दूसरे जगह पर दिखाई पड़ता है। बॉर्निगसेंस ने बड़ा अच्छा जिक्र किया, और हैनीमैन ने भी हम लोग जानते हैं, और ऑर्गेनन के 9th वॉल्यूम में डॉक्टर हैनीमैन ने कहा है, वाइटल प्रिंसिपल के कहा कि माइंड एंड बॉडी, ये दोनों का सम्मिश्रण जो है सो हम लोगों का एक है, और उसको ध्यान में रख करके चिकित्सा करना हम लोगों के लिए अति उत्तम होता है। और इसके आधार पर आप जितनी भी सारी रिपोर्टरी आप देख रहे होंगे, शुरुआती दौर में सबसे पहले जो जिसको फादर ऑफ रिपोर्टरी माने जाते हैं, डॉक्टर बॉर्निगसेंस, वो शायद इनका पीपीटी आ गया है। तब तक जब पीपीटी जब तक इनका अपलोड होता है हम लोग फिर इसको देखते हैं। तो फादर ऑफ रिपोर्टरी, तो जो कंस्ट्रक्शन रिपोर्टरी का प्लानिंग, जितने भी रिपोर्टरी के प्लानिंग है वह बॉर्निगसेंस के डॉक्टर बॉर्निगसेंस के आधार पर ही किया गया है। और यहाँ तक कि केंट ने भी इसके धारणा को, मूल रूप को अपनाया था, और उसी के आधार पर इन्होंने ये बाकी सारे रिपोर्टरी, तो आज जितने भी रिपोर्टरी बन रहे हैं सभी में आपको दिखलाई पड़ेगा। ओके, हाँ, सभी में आपको बॉर्निगसेंस का ही रचना, और इसलिए बीबीसीआर में भी बॉर्निगसेंस का है। बीबीसीआर में उन्होंने एक सेपरेट चैप्टर दिया है फीवर का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फरीदी जी, आपका तो दोनों दो लिंक खुल गया है, दोनों मैंने उस पर कर दिया हूँ, आप अपलोड कर, फिर आपका ये कट गया लगता है। फरीदी जी, आप सुन रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है फरीदी जी? बहुत अच्छा है। आज मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर अरुण भस्मे जी का भी, जो आज हमारे इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। मैं उन्हें जी सर, आवाज आ रही है सर, बस थोड़ी देर में हम कनेक्ट हो रहे हैं सर। ओके, तब तक हम लोग अपना चर्चा करते हैं। डॉक्टर अरुण भास्मे जी हम लोगों के बहुत ही होम्योपैथी के एक, हम लोग समझे कि आज के वर्तमान होम्योपैथी के फाउंडर पिलर भी हैं, और हमेशा होम्योपैथी के विस्तार में लगे रहते हैं। मैं डॉक्टर भास्मे जी का भी आज इस मीटिंग में स्वागत करता हूँ। डॉक्टर भास्मे जी, आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप कुछ हम लोग को बोलिए, आशीर्वाद दीजिए। मैं आपको पोस्ट बना दिया, आपको अनम्यूट कर सकते हैं भास्मे जी। डॉक्टर भास्मे जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने को। हमारे स्पीकर अभी थोड़ा सा तैयारी कर रहे हैं, अपना पीपीटी को रेडी कर रहे हैं। आप डॉक्टर भास्मे जी, कैन यू स्पीक सर प्लीज? अब तो पुराने खिलाड़ी हैं सर इसमें। सर आज थोड़ा सा नेटवर्क क्या पता क्यों बहुत स्लो चल रहा है सर, एकदम हाँ, समझ रहे हैं जी। हाँ सर, हेलो। हाँ, हाँ कनेक्ट जी होने सर, में बहुत देर हो भास्मे रही जी, है सर। हम लोग भास्मे जी को हाँ, सुना। थैंक यू सर। थैंक यू जी सर, बहुत अच्छा लगा सर आप आए हैं हम हाँ, लोग को आगे। मैं 2 दिन से ज्वाइन कर रहा हूँ आपका सेमिनार, अच्छा वेबिनार। जी, हाँ, हाँ परसों से मैंने ज्वाइन किया, दोनों को सुना, कल सर, भी सुना। हम लोग का ये मैसेज डाला था मैंने, जी सर, लेकिन जी आप सर, किसी ने नहीं देखा था शायद, कोई बात नहीं नहीं। नजर नहीं आया, पड़ा होगा सर। स्क्रीन हाँ दिख रहा जी, है सर, हाँ, पीपीटी हेलो। दिख रहा है सर, हाँ ठीक है, ठीक है, आ गया। सॉरी, पीपीटी आ गया सर। हाँ आ गया। हेलो सर, ये सर, ये सर, आप आप बोलिए 1500, सर। जब आपका वेबिनार वो चल रहा था उसी दिन मैं ज्वाइन किया परसों, सर इसीलिए मैं उसी एक दिन दिन आप में पूरे बोलना सेशन, चाहता था। जी सर, लेकिन जी मुझे बहुत खुशी हुई कि कंटिन्यूअसली वेबिनार सीरीज शुरू करना रखना, ये कुछ मामूली बात नहीं है, लेकिन आप शुरू कर रहे हैं
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, और ये चालू ही रखना चाहिए। और हम कॉलेज के माध्यम से हमारे स्टूडेंट को भी कल हम बताएंगे कि भाई इस वेबिनार में आप लोग सब शेयर कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत हमने अच्छा। हमने भी हमारे संस्था के पायनियर जो है किशोर का क्षीरसागर, उनके मेमोरी में भी हमने शुरू किया है एक दिन अल्टरनेट डेज वेबिनार सीरीज शुरू किया। आप भी उसमें एक दिन हाँ, मैं आप भी एक स्पीकर स्पीकर आए था। थे। जी, तो मैं इस प्रयास को, आपके प्रयास को बहुत बहुत बेस्ट विशेष देता धन्यवाद, हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अब मैं फरीदी अमीन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप शुरू करें सर, आपका पीपीटी अपलोड हो गया है। जी सर, थैंक यू सर। सबको नमस्कार, सबको हैप्पी नवरात्रि और गुड इवनिंग। और एक्सक्यूज मी कि हमें थोड़ी सी अपलोड करने में देरी हो गई। मैं जल्दी जल्दी शुरू करता हूं। तो आज का मेरा टॉपिक है यूटिलिटी ऑफ फीवर चैप्टर इन बीबीसीआर, बॉगर बॉर्निंगसन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिपर्टरी, जिसमें एक चैप्टर जो है वो फीवर चैप्टर है, जिसकी इम्पोर्टेंस जो है वो हमारे होम्योपैथिक प्रैक्टिस में कितना है और कैसा है, आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो उसको जानने से पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे कि बीबीसीआर कैसे और कहाँ से आया। बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इस पर बात हो चुकी है पहले भी। तो हम थोड़ा सा हल्का सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे कि बॉर्निंग बीबीसीआर जो है, इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द विजडम एंड एक्सपीरियंस ऑफ बॉगर एंड ये दो जो हमारे पायनियर हैं, बॉगर एंड बॉर्निंगसन, उनका एक विजडम और एक मास्टरपीस का एक कॉम्बिनेशन है बीबीसीआर की रेपर्टरी, जिसमें कि बॉर्निंगसन की जो फिलॉसफी थी, उनके प्लान एंड जो और कंस्ट्रक्शन था, उनका जो कॉन्सेप्ट था, उस चीज को डॉक्टर बॉगर ने कंटिन्यू किया बिकॉज ऑफ ही was a disciple of Bonninghausen. So Bogger was try to continue the essence of BTPB and Bonninghausen's concept. So बॉगर बीबीसीआर का जो सोर्स बुक है, अगर हम उसमें देखना चाहें तो बीबीसीआर, बॉगर ने बीबीसीआर को बनाने के लिए थेरापेटिक पॉकेट बुक, repertory of antisoric, repertory of medicine not antisoric, Bonninghausen sites of body, therapeutic of intermittent fever, therapeutic of whooping cough and aphorism of Hippocrates, ये 7 जो बुक्स हैं, इन बुक्स का हेल्प लेकर करके और इसको आधार बना कर करके बॉगर ने बीबीसीआर की रेपर्टरी की कॉन्सेप्ट करी है। लेकिन जो उसका बेस है, जो उसका इसेंस है, हमें वो सारा इसेंस हमें बीटीपीबी से मिलता और हूबहू मिलता हुआ नजर आएगा। आगे हम लोग देखेंगे उस पर। बॉगर का कॉन्सेप्ट था कि ऑल द सिम्टम कैन बी स्प्लिटेड इनटू इट्स कंपोनेंट। उसके जो कंपोनेंट्स हैं उस पे हम लोग हर सभी सिम्टम्स को स्प्लिट कर सकते हैं, और with the help of this splitted component of various symptom, a comprehensive picture can be emerged। वहां से हम एक comprehensive picture निकाल सकते हैं जिसको कि हमें परसीव करने में बहुत आसानी होती है, बहुत अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। He favored the idea of understanding each symptoms completed by analysis in relation to its location, sensation, modality, and concomitant, and also in relation with origin, duration, and progress. He went on a step ahead to explore the cause and effect phenomena in totality so that not only the detail but also the central thread would be available। उन्होंने वो जो लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कॉन्कॉमिटेंट जो कॉन्सेप्ट था, जो स्प्लिट सिम्टम्स को हम कंप्लीट करने के लिए इसकी जो सहायता लेते हैं, जो बॉर्निंगसन का कॉन्सेप्ट था, उस पर उन्होंने एम्फेसिस किया और उसी को लेकर करके आगे बढ़े। और वो ही बॉगर का भी कॉन्सेप्ट था जो कि बॉर्निंगसन का कॉन्सेप्ट था। आगे अगर हम देखेंगे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या ये कि वो जो कॉन्सेप्ट था, जो बेस था, जो इसेंस था, उन्होंने उस चीज को कंटिन्यू रखा। बॉगर इंडीड हेल्प द प्रोफेशन बाय पुलिंग ऑल हिज एक्सपीरियंसेस इन द इवोल्यूशन ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज। डिजीज को पोर्ट्रे करने के लिए जो भी एक्सपीरियंस है वो सारे उन्होंने वहां से लिया, नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। ही री-एम्फेसाइज, यहाँ एक वर्ड है री-एम्फेसाइज, द फॉलोइंग 7। री-एम्फेसाइज मतलब कि बॉर्निंगसन का जो कॉन्सेप्ट था उस पर उन्होंने फिर से जोर दिया कि ये जो 7 पॉइंट्स है, इस पर हम अगर जोर दें तो हमारा टोटलिटी निकालने का जो कॉन्सेप्ट है, हम
उस कॉन्सेप्ट में आसानी से वो जो लक्ष्य है हमारा उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। उसमें पहला, जैसा कि हम जानते हैं, चेंजेस इन पर्सनालिटी एंड टेम्परामेंट। दूसरा, पिकुलरिटी ऑफ द डिजीज, सीट ऑफ द डिजीज, कंकॉमिटेंट, कॉज, मोडालिटी एंड टाइप। जो हम ये 7 पॉइंट है, बॉगर ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सट्रैक्ट कर करके इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू रखा है। बॉगर का जो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी है वो किस पर बेस्ड था, उस पर हम थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश किए हैं। उस पर हम अगर देखें तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंप्लीट सिम्टम, जो कि हमारे डॉक्टर बॉर्निंगसन का भी कॉन्सेप्ट था कि हम किसी भी सिम्टम को हम जब तक कंप्लीट नहीं कर लेंगे, हमारा पेशेंट जो लक्ष्य है, जो इंडिविजुअलाइजेशन का जो लक्ष्य है हमारा, वो प्राप्त नहीं होगा, और जो हमारा सिमिलिमम फाइंड आउट करने का जो लक्ष्य है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंप्लीट सिम्टम को बहुत ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि Borningason, the idea was given by Borningason, but Boger improved this idea by relating sensation and modality. उन्होंने modality और sensation को उसमें relate करके उसको improve किया। In BBCR, complete symptoms are well arranged and it is seldom necessary to grand generalization. जैसे कि हम जानते हैं कि the concept of grand generalization जो है वो बॉर्निंगसन का कॉन्सेप्ट था, डॉक्टर बॉर्निंगसन का कॉन्सेप्ट था। तो उस ग्रैंड जनरलाइजेशन का बहुत रेयर ही बीबीसीआर में यूज किया गया है, क्योंकि उन्होंने कंप्लीट सिम्टम को इतना ज्यादा एम्फेसिस किया, इतना ज्यादा मॉडिफाई कर दिया उसमें सेंसेशन और मोडालिटी को रिलेट कर करके, कि रेयर ही उस ग्रैंड जनरलाइजेशन को यूज किया गया है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे टोटलिटी निकाला जाता है वो है मोडालिटी। तो मोडालिटी में बॉगर ने फिर से बॉर्निंगसन के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया कि ये मोडालिटीज जो होते हैं, एग्रेवेशन और एम्बुलेशन, उस पर हमको जोर देना चाहिए। एंड concomitant and physical general, he considered the modality to be the paramount importance, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया। among the causative modality are the at high risk, जो causative modality था उसको उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया in comparison to time modality. If general modality are represented well, they should be used for representation. अगर general modality अगर available है, अगर हमें मिल जाता है, तो उसको representation के लिए हमें यूज करना चाहिए। Bower also viewed contradictory modality between the patient and the remedy as a criteria for exclusion of the remedy. जो contradictory modalities थी, बॉगर ने उसको as a exclusion के तौर पर यूज किया कि हम उसको remedy को exclude करने में हम उसको यूज करेंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट जो था वो डॉक्टर बॉगर का वो था डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्कॉमिटेंट। रिगार्डिंग द कॉन्कॉमिटेंट बॉगर लिखते हैं कि as group the concomitant contain many anomalies and peculiar symptoms. They are often so distinctive of a remedy as to render the name of the disease under which a peculiar symptom may occur of little moment. Nevertheless, the modality, mental accompaniment and duration of an unusual symptom govern its position. When they goes to make up an harmonious picture, it become a true characteristics, otherwise it has only a negative value. तो concomitant को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया और दे करके उसको बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस किया, और उसको जो है रेमेडी पिक्चर बनाने में एक कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर उनको यूज किया। चौथा जो कॉन्सेप्ट था उनका वो है डॉक्ट्रिन ऑफ पैथोलॉजिकल जनरल। ये एक बहुत यूनिक वर्क है जो कि डॉक्टर बॉगर का है। बॉगर वाज नॉट सेटिस्फाइड विद the merely following the principle of complete symptom, but he went further to seek the general changes in the tissues. जो कि पैथोलॉजिकल जनरल में जब जो टिश्यूज में चेंजेस आते हैं किसी भी डिजीज कंडीशन में, उस पर भी उन्होंने जोर दिया कि अगर हम सिर्फ लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी और कॉन्कॉमिटेंट के थ्रू से किसी भी सिम्टम को कंप्लीट करने जाएंगे तो एक चीज हमारा मिसिंग हो जाता है, वो है चेंजेस इन द टिश्यूज। तो उसको भी उन्होंने इंक्लूड कर करके फिर सिम्टम को कंप्लीट करने की कोशिश की। टुडे विद आवर एडवांस्ड नॉलेज ऑफ मेडिसिन, हम जानते हैं इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पैथोलॉजिकल जनरल। बिल्कुल हमें हम लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि पैथोलॉजिकल जनरल की हमें क्या इंपॉर्टेंस है, इन स्पाइट ऑफ के हमारा बहुत ज्यादा उससे
ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी हमारा बहुत ज्यादा उससे रिलेट करना नहीं होता है कि बिकॉज वी treat the patient, not the disease, but for the nomenclature of the disease, for the diagnosis of the disease, हमें वो पैथोलॉजिकल जर्नल समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्होंने पैथोलॉजिकल जर्नल को भी अपने रेपर्टरी में मेंशन किया। सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल जो चैप्टर है उसमें उन्होंने उस कंडीशन को दर्शाया है कि किस किस कंडीशन में कौन कौन सा जो सिम्टम मिलेंगे, कौन कौन से रूब्रिक्स मिलेंगे, कौन कौन से हम रूब्रिक को सिलेक्शन कर सकते हैं, वो हमें उस चैप्टर में सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल एक चैप्टर है, उसमें हमें वो पैथोलॉजिकल जर्नल का जो कॉन्सेप्ट है बॉगर का वो हमें मिलता है। एक और कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन, जो कि हम जानते हैं कि डॉक्टर बॉनिंगसन का ही कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने इस पर भी फिर से जोर दिया कि जो जनरल सिम्टम है एज द मिडिल पाथ बिटवीन द मेंटल एंड द पार्टिकुलर, जो पार्टिकुलर सिम्टम और जनरल सिम्टम है उन दोनों के बीच का वो है वो जनरल सिम्टम। सीएम बोगर रोड इन perceiving crucial symptom, page number 22, in ordinary practice generalization is least understood and very often neglected to determine to the determinant of the good word. A curative prescription can only be based on general, which include and are derived from the particular. तो ग्रैंड जनरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने उसको सपोर्ट किया है और सपोर्ट कर करके अपने कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी बनाने के क्रम में इसका भी हेल्प लिया है कि इसके बिना हम किसी भी पेशेंट के रेमेडी सिलेक्शन में हम रेमेडी सिलेक्शन कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज उन्होंने ये कहा कि जो मेंटल सिम्टम है और पार्टिकुलर सिम्टम है उसके बीच का जो कड़ी है वो हमारा जनरल सिम्टम है। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉजेशन एंड टाइम जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें बॉगर कहते हैं कि एक एडिक्वेट प्लेस उन्होंने दिया है कॉजेशन एंड टाइम को। Each chapter in book is followed by time aggravation। हर एक चैप्टर उनका जो है बीबीसीआर जो है उसमें एक चैप्टर और उसके बाद एग्रावेशन टाइम का एक वो सेक्शन आता है, उसमें उन्होंने उस चीज को मेंशन किया है। The section on aggravation also contain many causative factor, उसमें causation भी है। From his point of view, causation and time factor are more definite and reliable in cases as well as in medicine. In chapter choosing the remedy, he gives importance to the miasmatic cause as well as the exciting cause। उन्होंने जो causation and time का जो concept रखा है उसमें miasmatic cause as well as जो exciting cause है उसको भी उन्होंने बहुत importance दिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो उनका है वो क्लिनिकल रूब्रिक है। बॉगर वाज नॉट फर्स्ट पर्सन हु एप्रिशिएट द यूज ऑफ क्लिनिकल कंडीशन। जो भी क्लिनिकल कंडीशन है उसको बॉगर ने ही नहीं किया, बहुत लोगों ने किया है, लेकिन in group medicine and their use in selection remedy, absence of characteristic symptoms case, but he was the first who appreciate and mention several clinical condition। उन्होंने बीबीसीआर में उस क्लिनिकल कंडीशन को मेंशन किया है which he came across in जो डेली प्रैक्टिस में, डे टू डे प्रैक्टिस में उनको मिला, और उन चीजों को उन्होंने एज अ रूब्रिक अरेंज किया है अपने बीबीसीआर रेपर्टरी में और डिफरेंट चैप्टर्स में। दो दे शुड बी पुट इन अ लिमिटेड यूज, उसको यूज किया गया। दे हेल्प द फिजिशियन इन केस ऑफ एडवांस पैथोलॉजी दैट इज ग्रॉस टिश्यू चेंजेस वेयर ही इज लेफ्ट without getting a clear picture because of poor susceptibility। तो उन्होंने उस क्लिनिकल रूब्रिक को जो क्लिनिकल कंडीशन में हमें मिलता है उस रूब्रिक को भी अपने बुक में मेंशन किया, और मेंशन कर करके वो हेल्पफुल होता है ऐसे केस में जो एडवांस पैथोलॉजी में जो केस जा चुका है और वहां पर जो टिश्यू चेंजेस हो गए हैं और वहां पर बहुत ज्यादा अच्छे से ससेप्टिबिलिटी नहीं होने के कारण बहुत अच्छा सिम्टम हमें नहीं मिलता है। तो जो क्लिनिकल कंडीशन है उसके बेस पे भी हम जो है मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बीबीसीआर। अगेन फॉलोइंग द पाथ ऑफ डॉक्टर बॉनिंगसन, डॉक्टर बॉगर ने भी मेंटल सिम्टम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, बहुत एज
कि डॉक्टर केंट ने जितना दिया है उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, बट उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है। माइंड सिम्टम, उनका कहना है माइंड सिम्टम आर ऑफ द हाई रिस्क highest rank for the final generalization and completion of the totality, provide they are clearly marked. Hence, out of the remedy that would emerge, the mental outlook will do the final selection. ये mental जो रुब्रिक है, माइंड सिम्टम जो होते हैं, वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही मार्क क्लियर जब तक नहीं हो तब तक उसको कंसिडरेशन में नहीं रखना है और फाइनल सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी में यूज नहीं करना है। नेक्स्ट जो उनका कॉन्सेप्ट है वो है इवोल्यूशन ऑफ द रेमेडी, कि रेमेडी की जो इवोल्यूशन है सिमिलर है जैसा कि बीटीपीबी में 5 ग्रेडेशन डॉक्टर बॉनिंगसन ने मेंशन किया है। सिमिलर ग्रेडेशन जो है बीबीसीआर में भी वो डॉक्टर बॉगर ने मेंशन किया है रेमेडी के ग्रेडेशन को। नेक्स्ट जो है उनका है फीवर टोटलिटी, जिस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या खास है उनके इस कॉन्सेप्ट में। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो लास्ट है कंकॉर्डेंस या रिलेशनशिप ऑफ द रेमेडी, जो कि बॉनिंगसन की रेपर्टरी में वो मेंशन किया गया है। तो अगर हम फीवर टोटलिटी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो ये एक यूनिक कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर बॉगर का, जिसमें कि उन्होंने फीवर को बहुत ही डिटेल में मेंशन किया है और अलग अलग कंडीशन में मेंशन किया है। उसके अरेंजमेंट, चैप्टर्स के अरेंजमेंट फॉर द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है ना, एंड द इमेंस यूज, इट हैज मेनी सब रूब्रिक, उसके सब रूब्रिक्स भी हैं, उनके कंकॉमिटेंट्स भी हैं। अगर हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हर एक कंडीशन में उसके कंकॉमिटेंट्स कैसे हो सकते हैं और उसके कंकॉमिटेंट दूसरे चैप्टर्स के साथ कैसे हो सकते हैं, उसमें उन्होंने अरेंज किया है। लाइक चिल कंडीशन में, तो चिल एक अवस्था है, उसके बाद उसमें एग्रावेशन उसका कैसा होगा, उसका एमेलेशन कैसा होगा, लेकिन उसके साथ साथ उस चिल की अवस्था में उसका रिलेशन, उसके जो कॉन्कॉमिटेंट है वो दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दूसरे चैप्टर्स के साथ कैसे हैं, उस पर भी उन्होंने मेंशन किया है, जो कि बेड साइड प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा है। Each stage of the fever is followed by time, aggravation, amelioration and concomitant. अगर हम देखेंगे फीवर चैप्टर को तो हर एक चैप्टर जो है वो टाइम, एग्रावेशन, एमेलियोरेशन और उसके बाद कॉन्कॉमिटेंट इस तरीके से अरेंज किया गया है ताकि हमें किसी भी फीवर स्टेज को समझने में आसानी हो और उसके रिपोर्टराइज करने में आसानी हो, उस कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केस को सिंपल बना करके उसको समझने में आसानी हो। ये वन ऑफ द बेस्ट रेपर्टरी है फीवर के केस में। They should be arranged properly in order to get the simillimum with the help of Boger repertory. Boger की रेपर्टरी से हम लोग इस सिमिलिमम को प्राप्त करने के लिए हम बीबीसीआर की रेपर्टरी से हेल्प करके हम फीवर को, स्पेशली हम फीवर के केस में सिमिलिमम का सिलेक्शन आसानी से कर सकते हैं। Unlike Bonnington, he made several sections for different part of the body and he added sub rubrics. उसमें उन्होंने सब, बॉनिंगसन ने जहां तक काम किया उसी को उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया और कैरी फॉरवर्ड करके उन्होंने कुछ सब रूब्रिक ऐड किए डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में और कुछ क्लिनिकल कंडीशन भी ऐड किए, बट द चैप्टर फीवर हैज इंटायरली चेंज इन इट्स अरेंजमेंट। लेकिन जो फीवर चैप्टर है उनका वो कंप्लीटली चेंज है उसके अरेंजमेंट में और उसके प्लान एंड कंस्ट्रक्शन में, एज वेल एज इन इट्स कंटेंट फॉर इजी रेफरेंस। However, he used the same gradation as the Bonnington. जैसा कि हमने कहा कि उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी है उन्होंने सेम ग्रेडेशन को रखा है जैसा कि डॉक्टर बॉनिंगसन ने अपने बीटीपीबी में ग्रेडेशन ऑफ द मेडिसिन को मेंशन किया है। आगे अगर हम देखें कि उन्होंने फीवर चैप्टर को कैसे अरेंज किया है, तो फीवर चैप्टर में सबसे पहले फीवर चैप्टर है, उसमें डिफरेंट सब सेक्शन है। उस सब सेक्शन में एक पैथोलॉजिकल टाइप है, दूसरा ब्लड है,
सर्कुलेशन है, पैल्पिटेशन है, कंजेशन, हार्ट बीट, पल्स, टाइम एंड एग्रावेशन। इस तरह से उस फीवर को ही क्लासिफाई किया है उन्होंने बीबीसीआर में। फीवर को ही, फीवर के अंदर में पहला पैथोलॉजिकल टाइप है, तो पैथोलॉजिकल टाइप में कितने टाइप के फीवर हैं, किस किस टाइप के फीवर हैं, कौन कौन से कंडीशन में किस किस टाइप के फीवर आते हैं। लाइक हम जानते हैं कि फीवर एक सिम्टम है, और जब भी कोई अल्टरेशन होती है तो हमें फीवर के रूप में वो एक लक्षण मिलता है। फीवर टाइफाइड में भी होता है, फीवर डेंगू में भी होता है, और इन्फ्लेमेशन में भी होता है, और दूसरे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस है जिसमें फीवर होता है। तो उन्होंने उसको क्लासिफाई किया है कि ये जो पैथोलॉजिकल टाइप है इसमें कौन कौन से फीवर आ सकते हैं। उसके बाद ब्लड है, उसके बाद सर्कुलेशन है, पैल्पिटेशन है, हर एक चीज को उन्होंने मेंशन किया है इन द कंडीशन ऑफ फीवर, कि अगर आप किसी को फीवर होता है तो इस कंडीशन में कैसे कैसे उसको पैल्पिटेशन होगा, पल्सेस कैसे होंगे, उनकी हार्ट बीट कैसी होगी, उनकी रिदम कैसी होगी, ये सारी चीजों को उन्होंने मेंशन किया है। फर्दर अगर हम देखें तो दूसरा जो चैप्टर है फीवर के अंदर में ही दूसरा जो सेक्शन है उन्होंने चिल रखा है। तो चिल में पार्शियल चिल, उसके बाद कोल्डनेस, उसके बाद शिवरिंग, टाइम, एग्रावेशन, एमेलेशन, कंकॉमिटेंट। जैसा कि हमने मेंशन किया प्रीवियसली कि सॉरी, हर एक चैप्टर, फीवर के हर एक चैप्टर में एक कंडीशन ऑफ द फीवर है, उसके बाद टाइम, एग्रावेशन, एमेलेशन एंड उसके साथ कंकॉमिटेंट को उन्होंने मेंशन किया है। तो जब हम देखेंगे तो कंकॉमिटेंट नॉट ओनली किसी पार्टिकुलर कंकॉमिटेंट को मेंशन किया गया है, उसमें हर एक चैप्टर के साथ उसके कंकॉमिटेंट को मेंशन किया गया है। लाइक जैसा कि हमने यहाँ मेंशन करने की कोशिश की है, माइंड, हेड, एक्सटर्नल हेड, जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर के साथ उसके क्या कंकॉमिटेंट्स हैं वो उस चैप्टर में मेंशन किया गया है इन द कंडीशन ऑफ चिल। सिमिलरली अगर हम देखेंगे हीट का अवस्था, तो हीट अवस्था में पेशेंट का कौन कौन सा कंडीशन डेवलप होता है, लाइक पार्शियल हीट, उसके बाद टाइम, उसके बाद एग्रावेशन, उसके बाद एमेलेशन एंड सिमिलरली कंकॉमिटेंट। उस कंकॉमिटेंट में माइंड है, हेड है, एक्सटर्नल हेड है, और जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी जो पार्ट्स ऑफ बॉडी वाले चैप्टर्स हैं, उन सब चैप्टर्स को उस हीट के साथ रिलेट कर करके उसमें मेंशन किया गया है। थर्ड अगर हम देखें तो हमें मिलता है स्वेट। तो स्वेट में भी उसी तरीके से सिमिलरली उन्होंने वो सब चैप्टर बना करके और क्लिनिकल कंडीशन को मेंशन करते हुए जो मेंशन किया है, पार्शियल स्वेट, फिर टाइम, उसके बाद किस वक्त में होता है, कैसे होता है, उसके बाद उसका बढ़ता है, कैसे घटता है, एमेलोरेशन क्या है, एग्रावेशन क्या है, एंड उसकी के साथ एसोसिएटेड विद कंकॉमिटेंट के उसका कंकॉमिटेंट कैसा है। नेक्स्ट हम अगर देखेंगे तो जो फोर्थ पार्ट है वो है कंपाउंड फीवर। उसमें फीवर अपने साथ क्या क्या कंडीशन लेकर के आता है, कि फीवर चिल के साथ शुरू होता है, जैसा कि किसी किसी कंडीशन में हम जानते हैं कि फीवर जो है वो फीवर जो है वो चिल के साथ शुरू होता है, शिवरिंग के साथ शुरू होता है, पेशेंट बहुत कांपने लगता है, जैसा कि हम जानते हैं मलेरिया के केस में कि पेशेंट बहुत शिवरिंग के साथ आता, फीवर पेशेंट को शुरू होता है। उसी तरीके से किसी किसी को जाड़ा दे करके बहुत ठंडी लगती है, उसके बाद बहुत हीट है किसी का, बिगिनिंग विथ हीट, बिगिनिंग विथ स्वेट। तो इस तरीके से जो फीवर का जो अलग अलग कंडीशन है, जो लास्ट पार्ट है कंपाउंड फीवर, उसमें डॉक्टर बॉगर ने मेंशन किया है कि किस किस कैसे कैसे कंडीशन हो सकते हैं फीवर के। अगर वो बिगिनिंग चिल के साथ बिगिन हो तो कैसा, कौन कौन से रूब्रिक्स कैसे होंगे, अगर वो शिवरिंग के साथ होगा या फिर हीट के साथ होगा या फिर स्वेट के साथ होगा। इस तरह से उन्होंने क्लासिफाई किया है अपने फीवर चैप्टर को और 5 पार्ट्स में, और उसके अंदर में उसी तरीके से followed by time, followed by aggravation, followed by amelioration, and followed by concomitant, and concomitant with the different chapters, different part of the body. नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसका एप्लीकेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उन्होंने अपने चैप्टर का क्लासिफिकेशन किया है, अगर चैप्टर को अरेंज किया है, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसा कि हम बताने की कोशिश किए कि अगर पैथोलॉजिकल टाइप ऑफ फीवर है,
सॉरी, अगर पैथोलॉजिकल टाइप ऑफ फीवर है तो पैथोलॉजिकल टाइप ऑफ फीवर में क्या क्या मेंशन किया है? दिस सेक्शन इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ फीवर सच एज बिलियस फीवर, गैस्ट्रिक, रोमेटिक फीवर, ट्रॉमेटिक फीवर, टाइफाइड फीवर, येलो फीवर और अनगिनत फीवर। मतलब हम लोग बहुत सारे फीवर जानते हैं। फीवर itself a सिम्टम। अगर कोई भी डिरेंजमेंट बॉडी में होता है तो एक हमें सिम्टम फीवर जरूर से जरूर मिलता है। तो उस चीज कंडीशन को उन्होंने उस चैप्टर में बतलाने की कोशिश की है कि अगर पैथोलॉजिकल टाइप है तो कैसा है। इट इज ऑफ ग्रेट हेल्प व्हेन यूज्ड फॉर रेफरेंस पर्पस द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी। जब हम फाइनल सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी करते हैं तो ये जो कंडीशन है, पैथोलॉजिकल कंडीशन, हमें हेल्प करता है रेमेडी सिलेक्शन। In case when there are no characteristic symptom, repertorization can be done using diagnostic और clinical rubric। जैसा कि इन्होंने अपने चैप्टर में जो क्लिनिकल रूब्रिक एक पोर्शन बनाया है, उस क्लिनिकल रूब्रिक को बेस बना कर करके एक पेशेंट आता है, हम लेट्स अज्यूम के टाइफाइड फीवर लेकर करके आता है, तो टाइफाइड फीवर को हम कैसे, एक तो पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गया हमारा टाइफाइड फीवर, उसके बाद उसके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फीवर होंगे कि चिल के साथ आ रहा है, कि स्वेट के साथ आ रहा है, कि हीट के साथ आ रहा है, ये हो गया। उसके बाद क्लिनिकली कौन कौन से सिम्टम उस वक्त एट प्रेजेंट टाइम पेशेंट सफर कर रहा है, तो उसको भी कंसीडर कर करके हम एक कंप्लीट पिक्चर बना लेते हैं और पिक्चर बना कर करके हम किसी भी पेशेंट के फीवर को ट्रीट करने में सक्षम होते हैं विद द हेल्प ऑफ BBCR। It has a rubric, intermittent and periodicity in general, under which many periodicities are given। उस periodicity के अंदर में बहुत सारी periodicity है, intermittent character, सारी चीजों को उस pathological type of fever जो कि एक सेक्शन है फीवर चैप्टर में, उसमें मेंशन किया गया है। जो नेक्स्ट है वो है ब्लड। उसमें क्या मेंशन है? दिस सेक्शन इंक्लूड वेरियस टाइप एंड कैरेक्टर ऑफ ब्लड। इट इज यूजफुल इन हेमरेजिक कंडीशन वेयर ब्लड हैज एनी ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कुछ भी फीचर हो सकते हैं, हेमरेजिक कंडीशन हो सकता है, कोआगुलेटिव कंडीशन हो सकता है। तो उस कंडीशन में अगर हम किसी पेशेंट को अगर एग्जामिनेशन करते हैं तो वहां पर हमें मिलता है, अब केस टेकिंग करते हैं, अब पेशेंट सिम्टम देता है और उसको हम क्लिनिकली एग्जामिनेशन कर करके फाइंड कर करके फिर हम उसको कंसीडर करते हैं। सर्कुलेशन, इसमें include rubric related to blood circulation and also various related condition, blood vessels, blood vessels is applicable in condition like aneurysm, varicose vein, फेलिवाइटिस। ये सारे कंडीशन है जिसमें कि पेशेंट को अगर फीवर है और एसोसिएटेड विद दीज कंप्लेंट है तो हम इसको कंसीडर कर करके हम किसी भी पेशेंट की सिमिलिमम को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में जो उन्होंने क्लासिफाई किया है जो सब सेक्शन में, वो है कंजेशन। Congestion, this has rubric for the accumulation and rush of blood. These are the useful in case where the patient have the subjective sensation of the rush of blood to certain part of the body। जैसे कि हमें मिलता है बेलाडोना के कंडीशन में बहुत ज्यादा कंजेशन पेशेंट मिलता है, तो उस टाइप के पेशेंट हमें एकदम रेडिश फेस बन गया है, पेशेंट आता है एकदम मुंह हाथ लाल होकर के आ गए, तो उस टाइप के कंडीशन जब हमें मिलते हैं तो हम इस कैटेगरी में रख करके पेशेंट की हम सिमिलिमम को सिलेक्ट कर सकते हैं। Palpitation, these are rubric related to palpitation, some causative factor for palpitation and some complaint associated with the palpitation। कि उनकी पैल्पिटेशन कैसी है, उसके पीछे के कॉजेशन क्या है, क्यों पैल्पिटेशन हो रहा है, ये सारी चीजों को जान कर करके हम फीवर के साथ एसोसिएट कर करके हम मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हार्ट बीट। इन दिस सेक्शन डिफरेंट रूब्रिक रिलेटेड टू हार्ट बीट आर गिवन। हार्ट बीट से रिलेटेड डिफरेंट रूब्रिक इसमें मेंशन किए गए हैं। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल इन मेनी कार्डियक डिजीज वेयर देयर इज अ चेंज और अल्टरेशन ऑफ द हार्ट बीट। कहीं पर एरिथमिया हो जाता है, कहीं पर ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, कहीं टैकीकार्डिया हो गया है। तो ऐसे केस में अगर हमें पेशेंट मिलता है विद एसोसिएटेड विद फीवर मिलता है, तो हम एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, उसके साथ फीवर का रिलेशन है, तो हम इस सेक्शन में जो रूब्रिक्स मेंशन है उस रूब्रिक्स के हेल्प से हम पेशेंट का सिमिलिमम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पल्सेस, तो
इसमें डिफरेंट पल्स रिलेटेड रूब्रिक्स मेंशन है, कैरेक्टर, टाइप्स ऑफ पल्स, कैरेक्टर ऑफ पल्स, अल्टरेशन इन पल्स, और उसके बाद स्लो पल्स, रैपिड पल्स, फीबल पल्स, बहुत सारे टाइप ऑफ पल्स है। उसमें हम पेशेंट को एग्जामिनेशन कर करके उसके पल्स को फाइंड आउट करते हैं, और फिर उस पल्स के बेसिस पे उस फीवर को हम रिलेट करते हैं कि फीवर एसोसिएटेड विद रैपिड पल्स, फीवर एसोसिएटेड विद फीबल पल्स, बहुत कम पल्स है, बहुत थ्रॉबिंग बहुत ज्यादा है, कहीं थ्रॉबिंग बहुत कम है। उन सारे कैरेक्टर्स को लेकर करके हम इस सबसेक्शन से रिलेट कर करके हम फीवर के जो सिमिलिमर रेमेडी है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है चिल कंडीशन, एप्लीकेबल इन केस ऑफ फीवर वेयर द चिल स्टेज इज प्रीडोमिनेंट एंड हैज कंकॉमिटेंस। जैसा कि हमने देखा कि जो सेक्शन सब सेक्शन है उसमें चिल स्टेज है, उस चिल स्टेज के साथ उसमें टाइम है, किस वक्त उनको बहुत ज्यादा चिलीनेस होता है, बहुत ज्यादा शिवरिंग होता है, ठंडी लगती है, फिर उसके साथ एग्रेवेशन है, फिर उसका कैसे बढ़ जाता है, एमेलोरेशन है, कैसे आराम मिल जाता है, कंकॉमिटेंट है, उसके साथ एसोसिएटेड क्या क्या हो सकते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी की का चिलीनेस अगर है तो क्या है, कैसा है, वो सारी रूब्रिक्स इस चिल पोर्शन या सब सेक्शन में हमें मिलता है। उस रूब्रिक्स के थ्रू से हम किसी भी फीवर के पेशेंट को हम ट्रीट कर सकते हैं। उसी तरीके से सिमिलरली अगर हम हीट एंड फीवर इन जनरल को अगर हम देखें, तो फीवर इन जनरल या हीट स्टेज ऑफ द फीवर को अगर हम देखें तो उसमें भी वही है कि पेशेंट का जो हीट स्टेज है उस वक्त उसका सेंसेशन कैसा होता है, या किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में बर्निंग या हीट सेंसेशन ज्यादा है, या किसी होल बॉडी में हीट है, हाई ग्रेड फीवर है, तो ये सारी कंडीशन का से रिलेटेड जो रूब्रिक है वो इस सेक्शन में डॉक्टर बॉगर ने मेंशन किया है, और फिर उसको हम यूज कर सकते हैं सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी में। फिर उसी तरीके से हम देखेंगे कि हीट स्टेज है, फिर टाइम उसका है, फिर एग्रेवेशन, फिर एमेलोरेशन एंड फिर कंकॉमिटेंट, और फिर कंकॉमिटेंट फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के साथ कैसा है, वो सारा इस सब चैप्टर में मेंशन किया गया है। उसी तरीके से हम देखेंगे स्वेट में, तो स्वेट में भी वही जनरल फिजिकल कंडीशन है, और उसमें कैसे किस टाइप का स्वेट आता है, किस बॉडी पार्ट से स्वेट आता है, किसी स्पेसिफिक पार्ट से आता है, या होल बॉडी से स्वेट आता है ड्यूरिंग फीवर या आफ्टर फीवर, फीवर से पहले स्वेट आता है बाद। तो वो सारे जो कंडीशन है उन सारे कंडीशन में जो रूब्रिक्स हैं ड्यूरिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस उन्होंने जो पाया, और उस रूब्रिक को इस सब चैप्टर में डॉक्टर बॉगर ने मेंशन किया है। एंड लास्टली जो कंपाउंड फीवर है, जैसे कि हमने कहा कि उसमें beginning of the fever, how the fever begins with, like कि वो चिल के साथ बिगिन होता है, हीट के साथ बिगिन होता है, या फिर स्वेट के साथ भी कैसा उसका उसके कंपाउंड अवस्था कैसा है, सिर्फ फीवर है या उसके साथ एसोसिएटेड और भी बहुत सारे कंप्लेंट्स है, उस सारे कंडीशन को उसमें उस चैप्टर में उस रूब्रिक के थ्रू से डॉक्टर बॉगर ने मेंशन किया है। और इस तरह से एक कंप्लीट फीवर का जो एक सिनेरियो जो हो सकता है, बहुत टाइम हमें समझ नहीं आता है, हमारे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं और फीवर लेकर के आता है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमें क्या करना है, फीवर के कंडीशन में कौन सी मेडिसिन देनी है कि क्विक एक्शन हो जाए और हम एक अच्छा रिजल्ट देने में कामयाब हो जाए। तो विद द हेल्प ऑफ बीबीसीआर की रेपर्टरी, बीबीसीआर हमें डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट सिनेरियो ऑफ द फीवर को हम देख कर करके और रूब्रिक को सेलेक्ट कर करके रेपर्टाइज कर करके हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस हैं और लिमिटेशंस हैं। हम यहाँ लिमिटेशंस की बात नहीं करेंगे बिकॉज हम इस यूटिलिटी को बताना चाह रहे हैं कि फीवर चैप्टर इज फार मोर इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल चैप्टर है इन बीबीसीआर रेपर्टरी, और इसके हेल्प से हम जो है किसी भी फीवर पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर फरीदी। आप कुछ केस दिखलाना चाह रहे थे क्या? नहीं सर, केस एक्चुअली चूंकि इधर बहुत ज्यादा ये था ना तो हम नहीं कर पाए, अब नेक्स्ट उसको करने की कोशिश करें। पीपीटी को आप हटा लीजिए। जी सर।
शेयर को बंद कर दीजिएगा तो हो जाएगा। जी सर, हम कर लेते हैं। हाँ, शेयर को क्रॉस कर दीजिए। जैसा कि डॉक्टर फरीदी जी ने इस फीवर के विषय में चर्चा किया, फीवर के समय में अक्सर हम लोग केवल किसी एक पार्ट पर, केवल फीवर टेम्परेचर पर खाली अगर ध्यान देते हैं तो हम लोग को फीवर का इलाज नहीं कर सकते हैं। और जो कॉम्प्रहेंसिव आइडिया है, कॉम्प्रहेंसिव आइडिया कहने का मतलब है कि इसको टोटलिटी निकाल करके फीवर का इलाज इतना सरल हो जाता है कि आप देखेंगे कि ये बहुत ही, और फीवर के समय में कहा जाता है एक्यूट स्टेज होता है, और एक्यूट के स्टेज में पेशेंट के जो साइकोलॉजी हैं प्लस फिजिकल कंडीशंस दोनों अपने नेचुरल फॉर्म में उभर करके आते हैं। नेचुरल कहने का मतलब क्या हुआ कि वो अपने प्राकृतिक रूप में ही दिखलाई पड़ते हैं। जैसे कि कहने का मतलब हुआ कि जो उसका बॉडी का जो सेंसेशन है, बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आधार पर ही लक्षण आता है। इसलिए जो भी होता है ना, कहते हैं कि जब कोई परेशानी में हो तो अपने भीतर की भावना को बताता है। ये फीवर के समय में होता है। फीवर के समय में आप देखेंगे बहुत सारा एरिया, अगर आप खाली फीवर से दिमाग हटा करके उसके लाइफ सिचुएशंस को अध्ययन करना शुरू कीजिएगा तो फीवर के लिए के समय में दवा को सिलेक्ट करना बहुत ही प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा। एक हम लोगों के लिए अच्छा संदेश है। और जहाँ तक कि बोगर बॉर्निंगेशंस का कॉन्सेप्ट है, बोगर बॉर्निंगेशंस के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने, मैं कहता हूँ कि फादर ऑफ रिपोर्टरी के बाद में, फादर ऑफ रिपोर्टरी के काम को एक्सपैंड करने वाले डॉक्टर बोगर थे। और बोगर साहब का जो कॉन्सेप्ट है वह क्लिनिशियंस थे। तो जहाँ की बॉर्निंगेशंस जो थे बहुत अच्छे क्लिनिशियंस नहीं थे, वो थ्योरेटिकल अप्रोच वाले थे। लेकिन बोगर जो थे अपने आप में अपने समय के बहुत ही अच्छे प्रैक्टिशनर थे। बोगर का दो पर्सनैलिटी हम लोग देखते हैं। एक देखते हैं बोगर का सिनॉप्टिक की, और दूसरा इनका बीबीसीआर। अब सिनॉप्टिक की को अगर कंपेयर करेंगे बीबीसीआर से तो क्या दिखलाई पड़ेगा? बीबीसीआर सिनॉप्टिक की लगता है कि एलन स्कीनोट के जैसा होगा, एक छोटा सा सिनॉप्सिस होगा और कुछ लक्षणों के आधार पर दवाई दिया करते हैं। सिनॉप्टिक की नहीं, ऐसा बात नहीं है। सिनॉप्टिक की में उन्होंने एक जिस्ट ऑफ द सिम्टम्स दिया है, लेकिन उनके जो प्रैक्टिस करने का तरीका है कि पेशेंट को ऑब्जर्व कीजिए, और जितने सारे चैप्टर्स की इन्होंने क्या एरिया है ना जिक्र किया है, जो चैप्टर्स में दिया हुआ है फीवर के अंदर में, जो जिन्होंने अभी फरीदी जी ने जिक्र किया है, उतने सारे सभी को आप ध्यान में देंगे तो आपको लक्षण दिखलाई पड़ेगा। अक्सर हम लोग बुखार के समय में क्या देखते हैं, फीवर हो जाता है तो टेम्परेचर हो गया, बढ़ गया, 101 हो गया, 2 हो गया। लेकिन कभी ये ध्यान दिए कि अगर उसकी पिकुलरिटी होगी तो कहीं ना कहीं तो बॉडी का पूरा अंग जो है उतना ही गर्म, उतना गर्म नहीं होगा जितना कि सभी जगह होता है ना। मैंने देखा है कि पेशेंट के समय में, फीवर के समय में पेशेंट के हाथ पैर तलवे होते हैं, काफी ठंडे हो जाते हैं, है ना। और आप देखेंगे कॉन्कोमिटेंट का देखिए कैसा इफेक्ट है, कोल्डनेस ऑफ द फीट ड्यूरिंग द फीवर हीट। आपको रूब्रिक्स में जाइए, दवा आ जाएगा आपको, है ना, बहुत ही आसानी से चुन सकते हैं। तो कॉन्कोमिटेंट और उसके समय में प्यास, हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं प्यास लगता है, प्यास नहीं लगता है, तो बस इतने दो सीमित हो जाते हैं। लेकिन वह कैसा अन्य एरिया में जाएंगे, फीवर कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, जैसे कि उन्होंने पीरियोडिसिटी की बात की, पैरोक्सिन की बात करी, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। इसको फीवर आने के पहले शिवरिंग हो रहा है, चिल सेंसेशन हो रहा है, फीवर के समय में काफी हीट सेंसेशन हो रहा है, फीवर के बाद में ये पैरोक्सिमल स्टेजेज है, सक्सेशन स्टेज ऑफ द फीवर भी कहते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा आपको, जब तक कि आप पूरे इसके टाइम, मॉडलिटीज और सारे चीज को आप ध्यान नहीं देंगे। दूसरा चीज है कि हर एक समय में फीवर एक जैसा नहीं होता है, चाहे कोई भी फीवर हो। हम लोग कहते हैं ना कि रेमिटेंट फीवर है, कंटिन्यूड फीवर है, टाइफाइड फीवर है, तो उसमें कभी भी घटता नहीं है, नहीं ऐसा बात नहीं है। उस समय भी उसके कंटिन्यूड टाइफाइड के अंदर में भी आपको टाइम मॉडलिटी दिखाई पड़ेगा, किस समय में टेम्परेचर बहुत हाई है और किस समय में टेम्परेचर कुछ तो डाउन होगा ही, क्योंकि 24 घंटा एक जैसा टेम्परेचर नहीं रहेगा टाइफाइड के केस में भी, आप इसको देख ले। इसलिए हम लोग रोगी से कहते हैं, रोगी कहता है नहीं सर हमको तो सुबह से शाम तक, रात तक एक ही फीवर है। तो मैं कहता हूँ कि अच्छा करो, ऐसा काम करो,
मैं थर्मामीटर से आप टेम्परेचर नोट करो और टेम्परेचर प्रति एक कम से कम 1 घंटे पर नहीं, अगर 1 घंटे पर संभव नहीं है तो कम से कम 2 घंटे पर तो फीवर ले लिया करो। तो 2 घंटे पर फीवर लेकर के जब चार्ट हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि टेम्परेचर किस समय में कुछ ज्यादा था, कुछ समय में कम था। ये हमको टाइम मॉडलिटी जो मिल जाता है। उस समय में खाने की रुचि है ना, एक कॉन्कॉमिटेंट में फिर आता है खाने की रुचि, फीवर के में खाने का स्वाद, मुंह तीता हो जाता है, पानी का स्वाद तीता लगता है, पानी का स्वाद मीठा लगता है, ये सारी चीज हम लोगों को वहाँ पर नजर आते हैं। इस तरह से फीवर का इलाज करना, और मैं कहता हूँ कि कोई भी फीवर ही नहीं, कोई भी एक्यूट डिजीज का इलाज करना अपने आप में एक बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर हम लोग ज्यादा होम्योपैथिक के मिराकल को, चमत्कार को देख सकते हैं। आप सभी ने अनुभव किया होगा कोरोना के समय में हम लोग तो कोरोना का जहाँ दवा नहीं था वहाँ हम लोगों ने होम्योपैथी के दवाइयों के माध्यम से, और कोरोना क्या था, वह एक एक्यूट स्टेज था, है ना, एक्यूट स्टेज था। और उस समय में टेम्परेचर सिम्टम्स बहुत आसानी से मिल रहे थे और उसमें में बहुत आसानी से दवा भी सिलेक्ट हो जा रहे थे। तो कहते हैं कि किसी समय में जब परेशानी होती है, बहुत सारा ये होता है, कठिनाइयाँ होती है, तो उसका व्यक्तित्व नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल प्रकृति जो है सो उभर करके चला आता है। इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। हम लोगों का सेशन जो है सो अभी समाप्ति की ओर है और कोई सवाल किसी का मैं नहीं देख रहा हूँ, और मैं चाहूंगा कि फरीदी जी कुछ और ऐड ऑन करें। 1-2 मिनट का समय है। जी सर। फरीदी जी। जी सर। आप कुछ और ऐड करें अपने। सर आप तो नहीं सर, आपके सामने क्या बोलूं। नहीं सर, मैं तो आपको खाली एक आपका पूरा समराइज करने का कोशिश किया है। और जहाँ तक कि फरीदी जी ने आज का प्रेजेंटेशन, इन्होंने, मैं समझता हूँ कि इस सेशन में बहुत सारे बोगर कम्युनिकेशंस पर कॉन्सेप्ट आए थे, लेकिन इस सेशन में फरीदी जी ने बहुत ही डिटेल्स कलेक्शन किया है और हर एक एरिया को इन्होंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। ये बहुत अच्छा इनका प्रयास है, मैं इनको बधाई देता हूँ। मैं इनको कहता हूँ कि इस तरह से और करें, और एक सेशन आप इसके लिए खाली केस हिस्ट्री लेकर के आइए, है ना। जी सर, हम इसके लिए हम सर एक्चुअली आपसे सर हम एक्सक्यूज करना चाहेंगे। आपको बताया था सर कंडीशन थोड़ा सा हाँ, मुझे पता है, जी सर, तो मुझे इसीलिए पता है कि आपको केस को आज हम इंक्लूड नहीं कर पाए सर। किसी शादी में आज व्यस्त थे, जी सर, है जी ना। सर। जी सर, तो तो हम ठीक सर है, लेकिन नेक्स्ट में फिर सर भी सिर्फ केस बोनिंगसन से रिलेटेड जो फीवर की टोटलिटी है उसको हम केस को मेंशन कर, हाँ, 2-3 एक केस को हम सर एक एक कलेक्ट कर करके सेशन, एक पूरा सेशन आप एक में जी लीजिए। सर, आप केस से मुझे रिलेटेड जब, हम हाँ, करेंगे। मैं आपसे बात करके समय ले लूंगा, ठीक जी है ना। सर। तो जी हम लोग का समय पूरा हो रहा है। जी मैं सर। यहाँ पर सभी जो उपस्थित सदस्य हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको जी धन्यवाद सर। देता हूँ, और खास करके फरीदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ। आज मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर भस्मे सर भी हम लोग के साथ में बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। जी मैं सर। उनका वो हम लोगों के बहुत ही प्रिय साथी हैं, बहुत क्लोज हैं, और मैं उनसे भी ये कहूँगा कि आगे वाले सेशन में भी डॉक्टर भस्मे साहब जुड़े रहें, क्योंकि आगे वाले सेशन में भी महाराष्ट्र के डॉक्टर मनीषा सोलंकी जी भाग ले रही हैं, लेक्चर देने जा रही हैं। उनका लेक्चर्स को हम लोग सुनेंगे। तो इसके साथ में हम लोग आज का सेशन को क्लोज करते हैं और माइक हैंड ओवर करते हैं हम लोग डॉक्टर धनेश जी को। थैंक यू सर। ओवर टू यू डॉक्टर धनेश, एंड थैंक यू टू डॉक्टर फरीदी जी एंड एवरी ऑल।